हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर, कंपनी बनाना इज गुड या फिर एलएलपी बनाना इज गुड। एलएलपी और कंपनी में क्या बना है, दैट इज द टॉपिक फॉर आवर वीडियो। देखो, कंपनी और एलएलपी का वीडियो के अंदर आपने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बट दिस वीडियो इज यूनिक। क्यों यूनिक है? क्योंकि मैंने इसमें इनकम टैक्स के पोर्शन को भी ऐड किया है। कौन से में ज्यादा प्रॉफिट है, कौन से में कम प्रॉफिट है, ये भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को मतलब आपको पूरा ओवरव्यू आईडी मिल जाएगा, कंपनीज एक्ट के व्यू से भी, इनकम टैक्स एक्ट के व्यू से भी। तो इससे ज्यादा इफेक्टिव वीडियो आई डोंट थिंक आपको कहीं मिलने वाला है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना यार, मतलब कर ही दोगे यार, है ना। और एक चीज, इसमें ज्वाइन का बटन भी आ चुका है अब, तो अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। इसमें आपको कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड मिलेंगे, कुछ ऐसे अपडेटेड वीडियो मिलेंगे जिसको जो फुल रिसर्च वर्क के साथ मिलेंगे। बेसिकली वो किसी प्रोफेशनल के काम आएंगे, या फिर अगर आप कोई सीएससी सीएमए के स्टूडेंट है जो प्रोफेशनल लेवल पे है, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जॉब में है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये जो ज्वाइन बटन है काम में आएगा, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही फुल रिसर्च काम आपको वहाँ पे अपलोड मिलेंगे, अपलोडेड वीडियो मिलेंगे, वो जो कि सबके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। इसके साथ साथ आपको वीकली मतलब मंथली बेसिस पे कुछ कुछ रिपोर्ट्स मिलेंगे कंप्लायंस के अपडेट के ऊपर, ठीक है। तो अभी अपना टॉपिक है, अपना पॉइंट है सर, कंपनी बनाना इज गुड या एलएलपी बनाना इज गुड। ठीक है, कंपनी बनाऊं या एलएलपी बनाऊं, मेरे पास पैसे है सर लेकिन कंपनी बनानी चाहिए या एलएलपी। देखो, एलएलपी क्या होता है? एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है। इसको मेनली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के हिसाब से चलना पड़ता है। कंपनीज एक्ट कंपनी 2013 के हिसाब से चलती है, ठीक है। और कंपनी चलती है एमओए एंड एओए के बेसिस पे। एमओए मतलब सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अपने मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम के अंदर एक ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव। कंपनी के मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव लिखा है, कंपनी वही काम कर सकती है। उसके अलावा अगर कुछ करना है तो वो अल्ट्रा वायरस होता है, मतलब वो एक्ट अवॉइडेबल है, इलीगल हो गया वो, उन कंपनी के पर्पज से एक्सेप्टेबल नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो लिख दिया वो फाइनल हो गया, आप उसको चेंज कर सकते हो, बट उसका प्रोसेस होता है, एसआरएनजीएम पास करना होता है, फिर आप उसको एमजीटी 14 फाइल करके चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने का अलग तरीका हो गया, ठीक है। तो कंपनी अपने एमओई के हिसाब से चलती है, एलएलपी अपने एग्रीमेंट के हिसाब से चलती है। ओके, एलएलपी में जो एलएलपी एग्रीमेंट बन गया, मेरे और आपके बीच में अगर एलएलपी का जो भी एग्रीमेंट बन गया, उसके हिसाब से ये एलएलपी चलेगी। चलो ठीक है सर, समझ गया। नेक्स्ट, दोनों का दोनों एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दोनों के दोनों में एकदम मतलब एक कंपनी एक अलग पर्सन होती है, डायरेक्टर अलग होते हैं, उसकी कंपनी अलग होती है, ऐसे ही एलएलपी भी अलग है, उसके पार्टनर्स भी अलग है, ठीक है। लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है, जितना आप कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो, चाहे कंपनी में जितना शेयर्स देने के लिए रेडी हो, एलएलपी में जितना आप वो कंट्रीब्यूशन जितना भी देना चाहते हो उसके लिए लाइबल हो, उसके ऊपर के लिए आप लाइबिलिटी नहीं आएगी आपकी, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसकी भैया, मेरे को जो कंप्लायंस का बहुत खर्चा होता है, सुना हूं मैंने, बहुत ज्यादा कंप्लायंस में खर्चा होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि कंपनी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है कंप्लायंस का, हाँ खर्चा है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि खर्चा नहीं है, लेकिन इतना कम भी, इतना ज्यादा भी नहीं है कि आप एलएलपी के चक्कर में मतलब ट्रिगर करने जाओ तो वो बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी में एनुअल जो कंप्लायंसेस होते हैं, मान लो आप एक प्राइवेट कंपनी नॉर्मली ओपन करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको एक एओसी 4 भरना पड़ता है और एक एमजीटी 7, जो कि बेसिकली अभी आजकल 7 ही जाता है स्मॉल कंपनी के लिए, और बड़ी कंपनियों के लिए एमजीटी 7 जाता है। ये कहाँ चला गया, हाँ, बड़ी कंपनियों के लिए एमजीटी 7 जाता है, ठीक है, राइट। तो ये जाता है एमजीटी 7, यही मेन दो फॉर्म्स है जो आपको फाइल करना होता है। इसके अलावा एडीटी 1 जाता है अगर आपका ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना है तो। अदरवाइज डिपेंड करता है, आपने कोई कॉर्पोरेट एक्शन, कोई भी चेंजेस कुछ किए, चार्ज वगैरह लिया है, कुछ भी किया, तो उस समय आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है, अदरवाइज आपको फॉर्म फाइल नहीं करना पड़ता है। मेन जो आपका एनुअल कंप्लायंसेस है वही दो है, ठीक है। एलएलपी केसेस में भी सर दो ही फॉर्म जाता है, एक आता है फॉर्म 8 और एक आता है फॉर्म 11। यही दो फॉर्म, उनका भी एनुअल कंप्लायंस है। इसके अलावा यहाँ पे भी फॉर्म फाइल्स होते हैं, लाइक अगर उनको रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है, कोई भी अदर सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी उनको फॉर्म फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो कंप्लायंस में कहीं ना कहीं दो फॉर्म्स इनके भी है, दो फॉर्म्स इनके भी है। ऑब्वियसली एलएलपी के फॉर्म थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं फॉर्म फाइलिंग करते समय कंपनी के मुकाबले में, बट आपको मतलब जो कंपनी के फॉर्म्स है ना, वो आपको क्या नाम है, जो खर्चा है मतलब नंबर ऑफ फॉर्म्स दोनों में सेम मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों सिचुएशन में आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए होगा सर, ठीक है, ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए ही होगा। आपको अपना आईटीआर भरना हो, चाहे आपको कंपनी का फाइल करना हो, आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए दोनों सिचुएशन में, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो आता है टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी एक्ट के पर्पज से तो ये दोनों पॉइंट हो गया।
ठीक है, ये पॉइंट और ये भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो गया। अभी टैक्स के हिसाब से क्या चेंजेस होता है सर, देखो अभी टैक्स वाला जो पॉइंट है ना बहुत ही डिफरेंशिएट करेगा दोनों पॉइंट के बीच में। कैसे, कंपनी के अंदर टैक्स रेट क्या होता है 25% होता है अगर आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 400 करोड़ के अंदर का टर्नओवर है तभी आप ये चैनल का वीडियो देख भी रहे होंगे। 400 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर का तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप देखने वाले हो। डायरेक्टर लेवल की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय लेवल की नहीं। 25% के ऊपर का आपका टर्नओवर है या फिर सॉरी 400 करोड़ से ऊपर का अंदर का टर्नओवर है तो आपका टैक्सेबल रेट होता है 25%, जिसमें प्लस 4% वो HSC जाता है। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन से जो आता है वो जाता है 4%, ये मैंडेटरी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें सरचार्ज आता है कितना, एक आता है 7%। अगर आपका इनकम जो है जो भी आपका ये है ये अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है तो 7% सरचार्ज लगता है। अदरवाइज आपका 12% लगता है अगर आपका 10 करोड़ से ज्यादा हो गया आपका इनकम तो। ये टैक्स के अंदर ये आपका रेट होता है 25% प्लस 4%, ये आपका मैंडेटरी लगेगा। अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हो लेकिन 10 करोड़ से कम कमाते हो तो 7% सेस देना होगा, सरचार्ज देना होगा। अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा कमाते हो तो 12% सरचार्ज देना होगा। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म का रेट क्या है सर, साफ 30% प्लस 4% सरचार्ज। अभी देखो यहाँ पे 4% 5% एक्स्ट्रा टैक्स रेट पड़ जाता है। यहाँ पे का 25% पड़ रहा है, यहाँ पे का आपका 30% पड़ रहा है, 5% एक्स्ट्रा पड़ रहा है टैक्स रेट। अभी यही नहीं, सरचार्ज जो है ना 1 करोड़ से ज्यादा ही आपका इनकम बढ़ गया, आपका सीधा 12% आपका सरचार्ज जुड़ जाता है। ठीक है, सरचार्ज कितना हो जाता है 12% एक्स्ट्रा हो जाता है आपका सरचार्ज। यहाँ पे 7% सरचार्ज है और टैक्स रेट भी कम है, जबकि यहाँ पे सरचार्ज भी 12% है और टैक्स रेट भी ज्यादा है। ठीक है, अभी इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टैक्सेशन एक्सपेक्ट ही है। जब आप कंपनी के फेम में होते हैं ना, कंपनी के साइड में होते हैं ना, तो आपको बहुत सारा टैक्स प्लानिंग करने का मिलता है, बहुत टैक्स प्लानिंग का जोन मिलता है, क्योंकि कंपनियों के लिए ये एक तरीके का पूरा अखाड़ा है। यहाँ आपको भैया खेलना है, जो मन करे जितना मन करे जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो। लेकिन इनके लिए ज्यादा गेम नहीं खेलने के लिए, ज्यादा गेम चेंजिंग नहीं होता है। एलएलपी के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका दिया है कि भैया आपको इसके बाहर नहीं जाना है। लेकिन कंपनियों के लिए बहुत बड़ा मार्केट है इसके अंदर, मतलब बहुत कुछ है जिसमें वो टैक्स प्लान कर सकते हैं, टैक्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर मान लो मेरा इनकम बहुत कम है, ठीक है, मान लो मेरा इनकम कम है तो क्या होगा सर, देखो एट एनी कॉस्ट आपको यहाँ पे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना होता है, मैट। वो होता है, उसका रेट है 15%। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का रेट है 15%। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप फॉर्म है तो सर यहाँ पे आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना पड़ता है, इसका रेट होता है एट 18.5%। ये मैट और ईएमटी क्या होता है, मैट का मतलब होता है ना मिनिमम आपको 15% तो टैक्स देने ही है। ठीक है, आप चाहे जितना भी डिडक्शन डिडक्शन जो भी टैक्स प्लानिंग कर रहे हो कर लो, लेकिन आपको टोटल जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, मतलब आपका जो प्रॉफिट आया बेसिकली उसके ऊपर आपको 15% का तो आपको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना ही है, मैट देना है। ठीक है, ये आपको देने ही देने हैं। मान लो मैं अगर एक एग्जांपल के रूप में दे देता हूँ, सपोज आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आ रहा है आपका 18%। ठीक है, और आपका मैट जो आ रहा है, मैट आपको कितना देना है, 15% देना ही है, राइट। विच एवर इज हायर, कौन सा हायर, 18% हाई है ना, तो आपको 18% टैक्स देना होगा। मतलब सपोज मैट अगर ये परसेंटेज हटा दूं ये और इजी करने के लिए, अगर मान लो नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 12 करोड़, ठीक है, और मैट आ रहा है आपका 10 करोड़, तो आपको 12 करोड़ टैक्स देना होगा। ठीक है, अगर मान लो नॉर्मल प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 5 करोड़, और आपका मैट जो आ रहा है, सॉरी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से जो टैक्स रेट आ रहा है वो आपका 5 करोड़ आ रहा है, और मैट के हिसाब से जो आ रहा है वो आ रहा है 8 करोड़, तो आपको 8 करोड़ टैक्स देना होगा। ठीक है, मतलब मैट जो है ना मिनिमम इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा, अगर इससे ऊपर है आपको तो वो पे करना होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैट का क्रेडिट वगैरह भी मिलता है, वो फिर टैक्स का बहुत बड़ा प्लान जोन हो जाता है। मैट क्रेडिट कितने साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अंदर क्या होता है सर, देखो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको मिनिमम 18.5% टैक्स देना होता है, मिनिमम। तो एलएलपी के केसेस में कहीं ना कहीं आपको कंप्लायंस कम होता है, बर्डन कम हो जाता है, आप उसको अपने हिसाब से प्ले कर पाते हैं, बट यहाँ पे आपका टैक्स रेट भी सर हाई हो जाता है, राइट। एकदम ट्रू है, यहाँ पे आपका टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा टैक्स प्लानिंग का भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलएलपी में कुछ कुछ ऐसा क्या बेनिफिट है जिसकी वजह से लोग एलएलपी बनाते हैं। देखिए,
एलएलपी में कुछ कुछ बेनिफिट, जैसे अगर मैं बोलूँ तो एलएलपी को ओपन करना बहुत आसान है, ठीक है, एंड क्लोज करना भी थोड़ा आसान है, ओके। जबकि कंपनी को ओपन एंड क्लोज करने में थोड़ा हालत खराब होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है पूरा प्रोसेस। कंपनी को बनाना और खत्म करना दोनों मुश्किल काम है, जबकि एलएलपी को बंद चालू करना काफी इजी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, आपको यहाँ पे ज्यादा झमेला नहीं करना पड़ता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है, एक एग्रीमेंट किया, उसको रजिस्टर किया, फॉर्म फाइल किया, काम खत्म, ये आपका बन गया। जबकि कंपनी के सिचुएशन में थोड़ा ज्यादा इसके मुकाबले, मतलब एलएलपी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा माथापच्ची करना होता है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी तो मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, जबकि एलएलपी के लिए मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए होता है, ठीक है, डीपी बोलते हैं अपने, डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी आप खुद बता लो। और एक और चीज है, जैसे अगर मैं बोलूँ कंपनी और एलएलपी के बीच का डिफरेंस, तो कंपनी ज्यादा रिकॉग्नाइज फॉर्म में आती है, मतलब कोई भी अगर किसी भी कंपनी के नाम पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट में अगर पीवीटी लिमिटेड लगा रहता है, या फिर अगर आपका सिर्फ लिमिटेड लगा रहता है, तो आपको ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, कंपेरिजन टू अगर वो एक एलएलपी है तो एलएलपी में ऑब्वियसली बात थोड़ा सा कम, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है, बट ट्रस्ट बिल्ड नहीं आ पाता है। जबकि कंपनियों के केस में क्या होता है, ट्रस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड होता है, ट्रस्ट आप अच्छे से क्रिएट कर पाते हो। तो मेरा सजेशन तो यही रहता है कि भैया अगर आपको कंपनी खोलनी है, आपको एक बिजनेस करना ही है, तो ऑलवेज गो विद द कंपनी फॉर्म इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द एलएलपी, अनटिल अनलेस आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपका कुछ स्पेसिफिक प्लान है, तो फिर ठीक है सर, ये आप ये ले लो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि भैया हम सिर्फ टैक्स बचा ले, मेरा कंप्लायंस कम हो जाए, सर आपका कंप्लायंस बिल्कुल एलएलपी में कम हो जाएगा, लेकिन टैक्स रेट भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आप जो खर्चा बचाओगे कहीं ना कहीं कंपनी फॉर्म करके, जो खर्चा बचाओगे कंप्लायंस का, वो खर्चा कहीं ना कहीं आपका टैक्स रेट में उससे ज्यादा लग जाने वाला है, राइट। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि हमेशा लॉस मेकिंग कंपनी रखोगे, है ना कभी तो प्रॉफिट जाएगा, जब प्रॉफिट जाएगा तब आपका कहीं ना कहीं ज्यादा लॉस जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप वहां पे जंप करो जहां पे आप उसको अच्छे से प्ले कर पाओ, अच्छे से गेम को मैनेज कर पाओ। तो इट्स गुड कि आप कंपनी फॉर्म करो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एलएलपी। बट ऑफ कोर्स कुछ कुछ एक्सेप्शन और सर्कमस्टांस है जहाँ पे एलएलपी इज बेस्ट। एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत ही छोटा लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना है, आप नहीं चाहते हो कि बहुत बड़ा बिजनेस जाएगा, और आपको पता है कि इनकम जो है 10 लाख तक मैक्सिमम होगा, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, इससे ज्यादा इनकम नहीं होने वाला। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है ना, आप इस सिचुएशन में क्या आप एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि आपका इनकम कम है, आप प्लान ज्यादा नहीं कर रहे हो, आपके पास ज्यादा फंड नहीं है, आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ओपन करो, या फिर आप लोग बस ओपन कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, तो इस सिचुएशन में आप एक एलएलपी डेफिनेटली फॉर्म कर सकते हैं। एलएलपी ओपन करना इज गुड आइडिया। बट अगर आप लॉन्ग रन का प्लान कर रहे हो, बहुत लंबे समय तक के लिए प्लान कर रहे हो समथिंग कुछ, और चाहते हो कि इस कंपनी को बहुत आगे लेके जाने का है, तो आई सजेस्ट कि भैया आप एक कंपनी फॉर्म में जाओ इंस्टेड ऑफ गोइंग एलएलपी, ठीक है। तो अभी आप बताओ, आपको इसमें क्या ऐसा पॉइंट है जो कुछ यूनिक लगा, या फिर कुछ ऐसा है जो चीज आपको समझ में ना आया हो। आई होप टैक्सेशन वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा यूनिक रहा हो, तो कुछ चेंज तो यहाँ पे जरूर मिला हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं एक और बेस्ट एग्जांपल दूं, बेस्ट थिंग, ठीक है, आप जो एफडीआई पॉलिसी के थ्रू जब जाते हो ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने, ठीक है, जो अपना ईसीबी के थ्रू पैसा उठाने जाते हो ना, कंपनियों के फ्रूट में बहुत इजीली आपको पैसा मिल जाता है। एलएलपी के केस में ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं आपको, ठीक है। ये आपका, ये जो एफडीआई का पॉलिसी, ये फेमा के थ्रू हो जाता है। यहाँ पे आपको अगर बाहर से पैसा उठाना है, एफडीआई से उठाना है, मतलब ईसीबी करना है, ईसीसी भी करना है, कुछ भी करना है आपको, आइडिया जुडिया, ये सब बहुत कुछ इजी पड़ जाता है आपके कंपनी के केसेस में, जो कि आपको इस सिचुएशन में नहीं मिलता है, एलएलपी फॉर्म में नहीं मिलता है। आप आईपीओ वगैरह का फैसिलिटी जो है, पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं फ्यूचर में, वो आपको कंपनी में मिलता है, जबकि एलएलपी में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। बट आई सजेस्ट कि अगर आप कोई कंपनी फॉर्म करते हो सर, तो प्लीज कंप्लायंस को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंप्लायंस को सीरियसली नहीं लेते हैं, आपकी जितनी अर्निंग है, जितनी भी आपने कमाई है, वो सारी की सारी कंप्लायंस में चली जाएगी, बिकॉज पेनल्टी बहुत ह्यूज है। एक बार आप पेनल्टी के चक्कर में पड़ गए तो फिर आपका इतना लंबा पेनल्टी लग जाएगा, फिर वो पेनल्टी पे करते करते आप बिजनेस भूल जाओगे, कंपनी का पेनल्टी पे करोगे आप। दैट्स फैक्ट, एंड ये मैंने देखा है, लोगों का बहुत ज्यादा लॉस होता है। अराउंड 1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया तक का उनका खर्चा होता है बिना मतलब का, जिसमें जो सिर्फ वो अपने बिजनेस को मतलब पेनल्टी से मुक्त करने में लगा देते हैं वो। तो आप अगर कंपनी फॉर्म करते हो, कंप्लायंस को बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीट करिए, क्योंकि एक बार आप पेनल्टी के चक्कर में पड़ गए तो फिर काम खत्म, फिर आपका पूरा फोकस पेनल्टी पे रहेगा, बिजनेस गया वाड़ में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तो हेल्प करने के लिए हर चीज बता दूंगा सर, इस चैनल के ऊपर हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करता रहूंगा, कब आपको क्या कंप्लायंस करना है, बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बट बैठे रहना है।
और ज्वाइन बटन क्लिक कर दिया तो भैया कोई टेंशन ही नहीं था, तो मैं आपको मेल कर करके बोलूंगा भैया कंप्लायंस कर लो चुपचाप, ठीक है ना, उसका कोई टेंशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।